हाय एंड वेलकम टू माय चैनल गाइस। मैं हूं मोहम्मद हसन और आज हम अपने इस एमएमपी की लेक्चर सीरीज का टेंसर्स के इंट्रोडक्शन का दूसरा लेक्चर स्टार्ट करेंगे। तो लास्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि टेंसर क्या होता है और हमने साथ के साथ ये भी देखा था एक टेंसर के अंदर कैसे हम उसके इंडिपेंडेंट कंपोनेंट्स काउंट कर सकते हैं और वो किस तरीके से अंडर रोटेशन ट्रांसफॉर्म करता है। तो ये लास्ट लेक्चर में हमने देखा था, हमने इसको डिफाइन भी कर दिया था फिर कि अंडर रोटेशन एक टेंसर कैसे ट्रांसफॉर्म होता है। तो उस बेस पर हमने टेंसर्स को डिफाइन भी किया था। फिर हमने जब नंबर ऑफ कंपोनेंट्स फाइंड किए थे तो मैंने आप लोगों को बताया था कि देयर आर एक्चुअली यू कैन फाइंड द नंबर ऑफ कंपोनेंट्स इफ यू नो थ्री थिंग्स। तो वो तीन चीजें क्या थी जो आपको चाहिए थी? उनमें से जो हमारे पास पहली चीज थी उसमें आपको रैंक पता होना चाहिए था अपने टेंसर का। उसमें सेकेंडली आपको ये पता होना चाहिए था कि आपके टेंसर की डायमेंशन क्या है, और डायमेंशन पता होनी चाहिए अपने टेंसर की। और थर्ड आप लोगों को ये पता होना चाहिए इफ देयर इज एनी अंडरलाइंग सिमेट्री। आज हम इस थर्ड वाली चीज की बात करेंगे कि ये अंडरलाइंग सिमेट्री से मेरा क्या मुराद है। तो इसको मैं मैट्रिसेस से पहले समझाऊंगा और फिर मैं आप लोगों को इसको टेंसर की फॉर्म में भी ले जाएंगे। तो चलिए आज हम इस थर्ड वाली चीज की बात करते हैं। पहले आपको पता है सिमेट्रिक मैट्रिसेस क्या होती हैं, या अब से मैं टेंसर्स और जब भी मैं मैट्रिक्स की बात करूँ तो आप समझ जाइएगा कि मैं एक सेकंड रैंक टेंसर की भी बात कर रहा हो सकता हूँ। तो सिमेट्रिक टेंसर्स, ठीक है, और मैं सेकंड रैंक टेंसर्स की भी बात करूंगा। सिमेट्रिक टेंसर्स क्या होते हैं? देखिए, लेट्स सपोज कि आपके पास एक टेंसर है टी। अगर वो अपने ही ट्रांसपोज के बराबर है क्योंकि वो एक मैट्रिक्स भी है, तो दैट मीन्स इट इज सिमेट्रिक। इस प्रॉपर्टी को हम सिमेट्री कहते हैं, तो दैट मीन्स इट इज सिमेट्रिक। और अगर यही चीज मैं इंडेक्स नोटेशन में लिखूं तो इंडेक्स नोटेशन में टी आई जे शुड बी इक्वल टू टी जे आई, ठीक है। और इसको अगर मैं एक्सप्लिसिटली अपनी मैट्रिक्स फॉर्म में लिखूं तो एक्सप्लिसिटली वो मैं कैसे लिख सकता हूँ कि अगर मेरे पास ये लिखा हुआ है T11, T12, T13, T21, T22, T23 और T31, T32, T33, तो ये बराबर होगा अपने ही ट्रांसपोज के। तो ट्रांसपोज में क्या होता है कि हमारे पास जब हम किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लेते हैं तो हमारे पास रोज कॉलम्स के अंदर चेंज हो जाते हैं। तो T21, T11, T21 और T31 आ जाएगा, क्योंकि ये वाली जो रो है वो अब, ये वाला जो कॉलम था, ये वाला कॉलम ये अब इधर आके हमारे पास रो बन गया है। तो ये हमारे पास है। इसी तरह दूसरा वाला जो हमारे पास कॉलम है वो इधर रो बन जाएगा अब, क्योंकि ये टी जो है ये टी ट्रांसपोज के बराबर है और इधर मैं ट्रांसपोज को एक्सप्लिसिटली शो कर रहा हूँ। तो यहाँ हमारे पास आ जाएगा T12, T22 और T32, एंड देन हमारे पास क्या आ जाएगा T13, T23 और हमारे पास आ जाएगा T33 आ जाएगा। तो यहाँ से हमें क्या पता चलता है? यहाँ से हमें यह पता चलता है कुछ चीजें दूसरी चीजों के बराबर हैं। कैसे? यानी अगर आप देखें यहाँ से हमें पता चलता है कि इसको देखें, आप इसको देखें और फिर इसको देखें, तो हमें पता चलता है T12 जो कंपोनेंट है, T12 वो T21 के बराबर है। यानी इस कंपोनेंट का और इस कंपोनेंट का इसी मैट्रिक्स में बराबर होना जरूरी है अगर ये मैट्रिक्स सिमेट्रिक है। उसी तरह हमें पता चलता है कि T23 जो है वो T32 के बराबर है, क्योंकि मैट्रिक्स जब दो एक दूसरे के बराबर हो तो उनके कंपोनेंट्स भी एक दूसरे के बराबर होते हैं। यानी T23 जो है वो T32 के बराबर है। और साथ ही साथ हमें ये भी पता चलता है कि इसमें हमें एक और सिमेट्री नजर आती है, T31 जो है वो T13 के बराबर है, या T13 जो है वो T31 के बराबर है। इसके अलावा बाकी सारे यही रीड करेंगे। और हमारे पास T11 यहाँ से नजर आता है, T11 के बराबर है, T22 के बराबर है। ये तो सिंपल बात है, हर चीज ही अपने बराबर तो होती ही है।
इससे हमें क्या साबित होता है? इससे हमें ये साबित होता है कि अगर हमें इसके टोटल जो कंपोनेंट्स थे वो 9 थे पहले, पर हमें ये साबित होता है कि अगर हमें T12 पता हो तो T21 भी हमें पता चल जाएगा, T23 पता हो तो T32 भी हमें पता चल जाएगा, T13 पता हो तो T31 भी हमें पता चल जाएगा। ठीक है, यानी हमें अगर तीन T12 पता हो, T23 पता हो और T13 पता हो, उसके साथ साथ हमें अगर T11 भी पता हो, T22 भी पता हो और T33 भी हमें पता हो, तो हम बाकी सारे एलिमेंट्स हम खुद निकाल सकते हैं। यानी कि ये जो 6 एलिमेंट्स हैं ये इंडिपेंडेंट हैं। 6 एलिमेंट्स आर इंडिपेंडेंट, और जो बाकी 3 एलिमेंट्स बचते हैं, 9 आउट ऑफ जो 3 आउट ऑफ 9 जो बाकी बचते हैं, वो क्या है? वो डिपेंडेंट है। वो किस पर डिपेंडेंट है? T21 जो है वो T12 की वैल्यू पर डिपेंडेंट है, T32 जो है वो T23 की वैल्यू पर डिपेंडेंट है, और T31 जो है वो T13 की वैल्यू पर डिपेंडेंट है। इसलिए हमें वो जानना जरूरी नहीं है। वो जाने बगैर अगर हमें ये 6 एलिमेंट्स दिए हों किसी भी मैट्रिक्स के, तो अगर वो सिमेट्रिक है तो हम उसके सिर्फ 6 एलिमेंट से बता सकते हैं कि वो मैट्रिक्स सिमेट्रिक है, या वो कि उस मैट्रिक्स के बाकी एलिमेंट्स क्या होने चाहिए। तो अगर हमें कोई भी एलिमेंट्स पता होना किसी भी ऑब्जेक्ट के, अगर हमारे पास एक टेंसर है और हमें लेट्स से कि उसके 6 एलिमेंट्स या 5 एलिमेंट पता होने से उसके बाकी सारे एलिमेंट्स पता चल जाते हैं, इसका मतलब ये होता है कि 6 एलिमेंट्स उसमें इंडिपेंडेंट है और बाकी सारे डिपेंडेंट है। उनको जानना हमारे लिए जरूरी नहीं है, क्योंकि वो जो हम जाने गए हैं पहले ही एलिमेंट्स, उनसे हमें पता लग सकते हैं। तो अब इस तरीके से हमारे पास क्या है? देयर आर ओनली 6 elements, or independent elements I should say, independent elements भी आना चाहिए। There are only 6 independent elements in a symmetric tensor। अब देखिए इसमें एक सिमेट्री आई है, ये इसकी अंडरलाइंग सिमेट्री है, इसका सिमेट्रिक होना इन ए सिमेट्रिक टेंसर। तो पहले हमारे पास 9 थे, अब 9 माइनस 3 हमारे पास 6 इंडिपेंडेंट एलिमेंट्स हो गए हैं। ये तो हमने देखा फॉर एन फॉर अ 3x3 मैट्रिक्स। ठीक है, इस 3x3 मैट्रिक्स में क्या हुआ? अगर मैं अब ये 3x3 मैट्रिक्स, बल्कि मैं नीचे दोबारा लिखता हूँ, इस 3x3 मैट्रिक्स में हमें क्या देखने को मिला है? T11, T12, T13, T21, T22, T23 and then T31, T32, T33। इधर से हमें क्या देखने को मिलता है? एक तो ये डायगोनल जो एलिमेंट्स हैं ये हमारे पास इंडिपेंडेंट हैं। ठीक है, क्योंकि इनकी वैल्यू हमें पता चल जाए तो और किसी की वैल्यू पता नहीं चलती, बल्कि इन्हीं की वैल्यू पता चलती है। मगर ये जो डायगोनल के नीचे जो 3 एलिमेंट्स हैं, अगर ये हमें पता चल जाए तो हमें डायगोनल के ऊपर वाले 3 एलिमेंट्स भी पता चल सकते हैं, या अगर हमें डायगोनल के ऊपर वाले 3 एलिमेंट्स पता चल जाए तो हमें डायगोनल के नीचे वाले 3 एलिमेंट्स भी पता चल सकते हैं। अब एक 3x3 मैट्रिक्स है ये। ठीक है, तो इसके जो डायगोनल एलिमेंट्स होंगे वो भी कितने होंगे? 3 होंगे। ठीक है, और इसके जो बाकी एलिमेंट्स बचेंगे वो कितने होंगे? यहाँ पर भी हमारे पास 3 एलिमेंट्स हैं और यहाँ पर भी हमारे पास 3 एलिमेंट्स हैं। डायगोनल के ऊपर भी 3 एलिमेंट्स हैं और डायगोनल के नीचे भी 3 एलिमेंट्स हैं, और ये दोनों मिलाकर हमारे पास कितने हैं? ऊपर और नीचे डायगोनल के कितने हैं? हमारे पास 6 एलिमेंट्स बचते हैं। सो हमारे पास डायगोनल के अंदर 3 एलिमेंट्स हैं, 3 एलिमेंट्स डायगोनल के अंदर हैं, और देखें इसकी डायमेंशन भी 3 है, तो n इज इक्वल्स टू 3। और हमारे पास ऊपर और नीचे, अबव एंड बिलो द डायगोनल, अबव एंड बिलो द डायगोनल हमारे पास कितने एलिमेंट्स हैं? अबव एंड बिलो द डायगोनल हमारे पास n 9 माइनस 3 डायगोनल्स हैं। यानी डायगोनल को निकाल दें अगर हम, तो फिर बाकी जितने भी मैट्रिक्स में एलिमेंट्स होंगे वो वही होंगे। तो यानी हमने n स्क्वायर जो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स थे, अगर हम उसमें से n निकाल दें
तो वो हमारे पास डायगोनल के अलावा जितने भी एलिमेंट्स हैं वो आ जाते हैं, यानी ऊपर और नीचे जितने भी एलिमेंट्स हों। ठीक है, अब ये दोनों बराबर हैं, ऊपर भी जितने एलिमेंट्स हैं नीचे भी उतने ही एलिमेंट्स हैं। तो अबव द डायगोनल हमारे पास कितने एलिमेंट्स हैं? अबव द डायगोनल, ये अबव और बिलो मिलाकर n स्क्वायर माइनस वन n है। तो अबव द डायगोनल हमारे पास कितने एलिमेंट्स होंगे? ये n इन जनरल, वो हमारे पास कितने एलिमेंट्स होंगे? अबव द डायगोनल हमारे पास n हाफ हाफ हो जाएंगे, ऊपर भी आधे होंगे और नीचे भी आधे होंगे, अबव द डायगोनल भी। तो हमारे पास अबव द डायगोनल वो यही n स्क्वायर माइनस n ओवर 2 डायगोनल्स होंगे। ठीक है, तो अब ये बस मैंने इस तरह जनरल, अब मैं अगर n बाय n मेरे पास मैट्रिक्स हो तो ये मैं उसके लिए लिख सकता हूँ। ये मैंने 3 से शो किया है कि हम कैसे लिख सकते हैं, लेकिन अब लेट्स से कि हमारे पास अगर n बाय n एक मैट्रिक्स हो तब भी यही रिजल्ट्स आएंगे। तो कैसे हमारे पास रिजल्ट्स आ रहे हैं? लेट्स से कि हमारे पास एक n बाय n अगर मैट्रिक्स होती, लेट्स हैव n बाय n मैट्रिक्स, यानी एक n डायमेंशनल टेंसर है हमारे पास रैंक 2 का। तो हम उसको कैसे देख सकते हैं? अब उसमें एलिमेंट्स बनाने का तो फायदा नहीं है, मैं n एलिमेंट्स कहाँ से बनाता फिरूंगा। पर देखें उसके पास डायगोनल एलिमेंट्स होंगे। ठीक है, अगर वो n बाय n है तो उसके डायगोनल में n एलिमेंट्स होंगे। जैसे आपने 3 बाय 3 में देखा, डायगोनल में 3 एलिमेंट्स होते थे। तो डायगोनल के ऊपर ये अबव बिलो द डायगोनल हो गया, ये हमारे पास अबव द डायगोनल हो गया। तो ये टोटल एलिमेंट्स कितने होंगे इन दोनों को मिला के? इसको मैं a कह देता हूँ, अबव, बल्कि अबव ही कह देता हूँ, और बिलो द डायगोनल। ठीक है, अबव प्लस बिलो कितने होंगे? अबव प्लस बिलो द डायगोनल। ठीक है, तो टोटल n बाय n मैट्रिक्स में हमारे पास n स्क्वायर होते हैं टोटल एलिमेंट्स। ठीक है, और आपको ये भी पता है रैंक 2 का जो टेंसर होता है उसमें जो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स होते हैं वो n स्क्वायर ही होते हैं। लास्ट टाइम n डायमेंशनल रैंक 2 टेंसर को हमने देखा था कि उसके n स्क्वायर होते हैं। तो इसी n स्क्वायर में से अगर हम n निकाल देंगे तो n स्क्वायर माइनस n जो होगा, अगर हम n स्क्वायर में से n निकाल दें यानी डायगोनल निकाल दें तो हमारे पास अबव प्लस बिलो के आ जाते हैं। पर देखें जितने अबव हैं एलिमेंट्स, नंबर ऑफ अबव जितने एलिमेंट्स हैं उतने ही एलिमेंट्स हमारे पास बिलो द डायगोनल भी हैं, यानी ये हाफ हाफ है हमारे पास। ठीक है, तो अगर मैं इसको इस तरह देखूं कि जितने एलिमेंट्स ऊपर हैं उतने ही हमारे पास नीचे हैं, या मैं ऐसे कर दूं कि अबव इक्वल्स बिलो, इसी इक्वेशन में से चले मैं इधर पुट कर देता हूं, तो यहाँ हमारे पास अबव प्लस अबव आ जाता है इक्वल्स n स्क्वायर माइनस n, और ये 2 टाइम्स अबव हो जाएगा इक्वल्स n स्क्वायर माइनस n, और अबव हमारे पास कितने एलिमेंट्स बचेंगे? n स्क्वायर माइनस n ओवर 2 एलिमेंट्स हो जाएंगे। और बिलो भी हमारे पास कितने एलिमेंट्स बचेंगे? n स्क्वायर माइनस n ओवर 2, क्योंकि ये हाफ हाफ में एक दूसरे से डिवाइड हो जाते हैं। अब अगर ये मैट्रिक्स मैट्रिक्स सिमेट्रिक है, नाउ इफ दिस इज ए सिमेट्रिक टेंसर, तो ये nth ऑर्डर का सिमेट्रिक टेंस, सॉरी ये हमारे पास सिमेट्रिक टेंसर है n डायमेंशंस का, सेकंड ऑर्डर का सिमेट्रिक टेंसर है। सो इफ दिस इज अ सिमेट्रिक टेंसर या सिमेट्रिक मैट्रिक्स, तो हम क्या कर सकते हैं इसमें? फिर जितने भी डायगोनल अबव द डायगोनल एलिमेंट्स हैं वो डिपेंड करेंगे बिलो द डायगोनल एलिमेंट्स पर। यानी अगर हमें ये वाले n स्क्वायर माइनस n ओवर 2 एलिमेंट्स पता हो तो हमें ऊपर वाले भी n स्क्वायर माइनस n ओवर 2 एलिमेंट्स पता चल सकते हैं। ठीक है, तो अगर हमें नीचे वाले एलिमेंट्स पता हो तो हमें ऊपर वाले भी पता चल सकते हैं। तो इसमें नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट कंपोनेंट्स कितने होंगे? नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट कंपोनेंट्स, तो सारे n स्क्वायर इंडिपेंडेंट नहीं होंगे, क्योंकि अगर हमें ये n स्क्वायर माइनस टू n स्क्वायर माइनस n ओवर 2 एलिमेंट्स पता चल जाए तो इसके ऊपर वाले बाय सिमेट्री उसी के बराबर होंगे। तो नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट कंपोनेंट्स कितने होंगे? नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट कंपोनेंट्स ऑफ n डायमेंशनल रैंक 2 टेंसर, ये कितना आ रहा है हमारे पास? इधर से हमारे पास n स्क्वायर माइनस n ओवर 2 आएगा, सारे नहीं आएंगे, प्लस ये डायगोनल एलिमेंट्स भी तो इंडिपेंडेंट होते हैं ना, क्योंकि ये भी हमें नहीं पता होते, या इनको पता चल के हम मजीद कुछ नहीं पता कर सकते। तो ये n स्क्वायर माइनस n ओवर 2 हो जाएगा। तो ये n स्क्वायर ओवर 2 मैं लिख सकता हूँ माइनस n ओवर 2 प्लस n ओवर 2 मैं इसको लिख सकता हूँ। ठीक है,
तो अब ये हमारे पास क्या हो जाएगा, एन स्क्वेयर ओवर 2, और ये माइनस एन ओवर 2 प्लस एन, ये प्लस एन ओवर 2 हो जाएगा। तो अगेन हमारे पास आ जाएगा एन स्क्वेयर प्लस एन ओवर 2, एंड देन हमारे पास आ जाएगा एन इंटू एन प्लस 1/2। और देखें जैसे हमने 3 डायमेंशन में देखा था कि हमारे पास 6 एलिमेंट्स आते थे, तो आप यहाँ से बिल्कुल देख सकते हैं कि हमारे पास 6 ही एलिमेंट्स आएंगे। सो फॉर n इक्वल्स 3, जब हमारे पास 3 डायमेंशन हो तो यहाँ पे 3 इंटू 3 प्लस 1/2 हो जाएगा, ये n की जगह जब हम यहाँ पर 3 पुट करेंगे, और ये हमारे पास आ जाएगा 3 इंटू 4/2, तो 4 2s are 2 एंड देन वी गेट 6। तो इस तरीके से आप फॉर जनरल n डायमेंशन भी देख सकते हैं कि कितने आपके पास इंडिपेंडेंट एलिमेंट्स आएंगे। अब ये एक खास तरीके की सिमेट्री है, जब हमारे पास यानी जब हमारे पास सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो तो हमारे पास n स्क्वेयर पूरे एलिमेंट्स नहीं आते, बल्कि n इंटू एन प्लस 1/2, यानी नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट एलिमेंट्स कम हो जाते हैं, क्योंकि कुछ जो एलिमेंट्स होते हैं वो दूसरे एलिमेंट्स की वैल्यूज पर डिपेंड करते होते हैं। ठीक है ना। अब हम चलते हैं एक और तरीके की सिमेट्री की तरफ, जिसको हम एंटी सिमेट्री कहते हैं। तो एंटी सिमेट्रिक मैट्रिसेस क्या होती हैं, ये एंटी सिमेट्रिक मैट्रिसेस या सेकंड ऑर्डर टेंसर्स, सेकंड रैंक, ऑर्डर और रैंक एक ही बात होती है, सेकंड रैंक टेंसर्स, इनकी तरफ अब हम आते हैं। एंटी सिमेट्री प्रॉपर्टी, एंटी सिमेट्री प्रॉपर्टी जो है वो हमें ये कहती है कि अगर किसी मैट्रिक्स हो हमारे पास और वो नेगेटिव ऑफ इट्स ट्रांसपोज के बराबर हो, कोई मैट्रिक्स हमारे पास हो और वो नेगेटिव ऑफ इट्स ट्रांसपोज के बराबर हो, तो फिर वो मैट्रिक्स हमारे पास क्या होती है, एंटी सिमेट्रिक होती है। तो इसी को अगर मैं इंडेक्स नोटेशन में लिखना चाहूँ, इंडेक्स नोटेशन में लिखना चाहूँ तो ये हमारे पास ए आई जे अगर माइनस ए जे आई के बराबर हो, तो फिर हमारे पास क्या होता है, ये हमारे पास एंटी सिमेट्री प्रॉपर्टी फॉलो होती है। तो ये इंडेक्स नोटेशन में है। पर इंडेक्स नोटेशन से हम एक बड़ी खास चीज नोटिस कर सकते हैं, नोटिस, और इंडेक्स नोटेशन से हम प्रूव कर सकते हैं कि इफ ए टेंसर इज एंटी सिमेट्रिक then all of its diagonal elements are जीरो। तो अगर एक टेंसर वो हो, एक टेंसर आपके पास एंटी सिमेट्रिक हो, तो उसके सारे डायगोनल एलिमेंट्स जीरो हो जाते हैं। ये हम कैसे प्रूव कर सकते हैं, इधर से ही देखें, ए आई जे माइनस ए जे आई के बराबर होता है। तो व्हेन आई इक्वल्स जे, तो व्हेन आई इक्वल्स जे, यानी हम कोई डायगोनल एलिमेंट देख रहे हो, तो ये ए आई आई हो जाएगा और ये माइनस ए आई आई हो जाएगा। अब मैं ए आई आई को दूसरे साइड पर ले जाता हूँ, तो ये ए आई आई प्लस ए आई आई इज इक्वल्स टू जीरो हो जाएगा हमारे पास, और ये टू ए आई आई जीरो हो जाएगा, और टू जब दूसरी तरफ जाएगा तो वैसे ही जीरो हो जाएगा, यानी ए आई आई इज इक्वल्स टू जीरो। ये हमारे पास प्रूव हो गया है कि हमारे पास यहाँ से ही आगे हमने इसको इंडेक्स नोटेशन में प्रूव कर दिया है कि जब भी दोनों इंडिसेस सेम होंगी किसी एंटी सिमेट्रिक टेंसर की या एंटी सिमेट्रिक मैट्रिक्स की, तो उसके डायगोनल एलिमेंट्स हमेशा जीरो होंगे, और दोनों इंडिसेस सेम डायगोनल पर ही होती हैं कि अगर हमारे पास कोई मैट्रिक्स इस तरीके से हो, तो ये वाली 1 1 होती है, ये वाली 2 2 इंडेक्स होती है, 3 3 एंड सो ऑन n n इंडेक्स हमारे पास आती है। तो हमारे पास जब भी दो इंडिसेस सेम और मैट्रिक्स जो हो वो एंटी सिमेट्रिक हो, तो हमारे पास हमेशा क्या होता है, तो हमारे पास क्या होता है, आ, ये जीरो, डायगोनल एलिमेंट सारे जीरो हो जाते हैं। अब एक और चीज इसमें नोटिस करें कि लेट्स से हमारे पास 3 डायमेंशंस में एक एंटी सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। अगर हमारे पास 3 डायमेंशंस में एक एंटी सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, तो हमें ये तो पता है कि डायगोनल एलिमेंट्स उसके सारे जीरो होंगे, पर नॉन डायगोनल एलिमेंट्स उसके क्या होंगे, यहाँ से हमें पता चल सकता है कि अगर ये हमारे पास A11 है, ये A12 होना था, ये A13 होना था, और यहाँ पर A23 आना था। ठीक है, तो ये फिर बराबर होना चाहिए माइनस
2 1 के यहाँ पर -A31 आना चाहिए, सॉरी A21 नहीं, यहाँ पर -A12 होना चाहिए, यहाँ पर -A13 होना चाहिए और यहाँ पर -A23 होना चाहिए बाय एंटी सिमेट्री, क्योंकि आप यहाँ से देख सकते हैं इसकी, अगर ये वाली मेरे पास नोटेशन हो तो ए आई जे इक्वल्स -AJI, तो अगर AIJ में I1 हो और J2 हो तो ये बराबर होगा -A21 के। तो यहाँ पर 21 आना था, तो मैंने इसकी जगह -A12 डाल दिया है बाय एंटी सिमेट्री, आप देख सकते हैं, इसलिए मैंने यहाँ ये डाला है। उसी तरह आप बाकी दोनों को भी देख सकते हैं कि यहाँ पर मैंने यही इसको A31 लिखने की बजाय -A13 क्यों लिख दिया है, क्योंकि ये एंटी सिमेट्री हमने यहाँ पर अज्यूम की हुई है। तो देखिए इधर क्या है, इधर हमें अगर ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स पता चल जाए, यानी ये 3 एलिमेंट्स पता चल जाएं, डायगोनल का तो हमें पता ही है कि 0 होते हैं, तो डायगोनल एलिमेंट्स तो हमारे इंडिपेंडेंट ना हुए, तो हमें बाकी 3 एलिमेंट्स भी पता चल जाते हैं। तो अगर हमारे पास यहाँ पर फिर कितने इंडिपेंडेंट एलिमेंट्स बनेंगे, तो इंडिपेंडेंट एलिमेंट्स यहाँ पर हमारे पास कितने हो जाते हैं, 3 हो जाते हैं। ठीक है, क्योंकि डायगोनल तो हमेशा 0 होते हैं। जब भी आपको बता दूं मैं कि एक मेरे पास एंटी सिमेट्रिक टेंसर है, आपको पता चल जाना चाहिए कि जब भी दो इंडिसेस सेम होंगी, डायगोनल्स हमारे पास सारे के सारे 0 हो जाएंगे। और ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स जो होते हैं, जितने अबव द डायगोनल एलिमेंट्स होंगे और बिलो द डायगोनल एलिमेंट्स होंगे, इस केस में वो 6 हैं, तो अबव द डायगोनल जो 3 एलिमेंट्स हैं उन पर बाकी एलिमेंट्स डिपेंड करते हैं, उन्हीं के बराबर होते हैं, बस एक माइनस साइन का फर्क आता है। तो अगर हमें अबव द डायगोनल 3 एलिमेंट्स पता चल जाएं तो हमें बिलो द डायगोनल भी एलिमेंट्स पता चल जाएंगे, और डायगोनल वाले तो वैसे ही 0 होते हैं, तो वो 3 हमें ऐड करने की जरूरत ही नहीं है। तो जब हमारे पास एंटी सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो या एंटी सिमेट्रिक टेंसर हो तो इंडिपेंडेंट एलिमेंट्स हमारे पास कितने होते हैं, सिर्फ 3 होते हैं। तो अगर हमारे पास एन डायमेंशनल बात हो, एन डायमेंशनल एंटी सिमेट्रिक रैंक 2 टेंसर हो हमारे पास, तो इसके अंदर हमारे पास कितने इंडिपेंडेंट कंपोनेंट्स होंगे, तो ये हम मैट्रिक्स बनाकर बड़े आराम से देख सकते हैं। डायगोनल एलिमेंट्स तो सारे के सारे ये 0 होंगे, ये जो n एलिमेंट्स हैं ये सारे के सारे 0 होंगे। बिलो द डायगोनल, लास्ट टाइम भी मैंने आपको बताया था कि बिलो द डायगोनल कितने एलिमेंट्स होते हैं, n स्क्वायर माइनस n ओवर 2 होते हैं। अबव द डायगोनल हमारे पास n स्क्वायर माइनस n ओवर 2 ही होते हैं, अगर ये n बाय n मैट्रिक्स हो रहा है, n डायमेंशन में जो मैट्रिक्स होती है वो n बाय n ही होती है। तो अब हमें क्या पता चल रहा है कि अगर हमें सिर्फ ऊपर वाले या नीचे वाले ही पता चल जाएं तो हमें बाकी सारे एलिमेंट्स पता चल जाते हैं, क्योंकि डायगोनल तो है ही 0, ये तो कभी इंडिपेंडेंट हो ही नहीं सकते, ये सारे डिपेंडेंट हैं, ये हैं ही 0, ये सारे हमें पहले ही पता होते हैं। तो हमें सिर्फ कितने इंडिपेंडेंट कंपोनेंट बन जाते हैं, तो इन एन डायमेंशन जिसके जो कंपोनेंट बन जाते हैं वो होते हैं n स्क्वायर माइनस n ओवर 2, यानी ये n इंटू n माइनस 1 ओवर 2 हमारे पास आ जाते हैं। और हम देख सकते हैं फॉर 3 डायमेंशंस, फॉर n इक्वल्स 3, हमें यहाँ से पता चल जाएगा कि 3 इंटू 3 माइनस 1 ओवर 2, और ये 3 इंटू 2 ओवर 2, 2 से 2 कैंसिल, और ये हमारे पास देखें 3 ही हमारा जनरल फार्मूला, इसका मतलब सही है, हमारे पास 3 ही एंड रिजल्ट आता है। तो ये हमारे पास एंड जो इंडिपेंडेंट कंपोनेंट्स होते हैं वो ऐसे कंपोनेंट्स होते हैं जो किसी और पर डिपेंड नहीं करते, जिनसे हम बाकी सारे एलिमेंट्स पता कर सकते हैं। तो एंटी सिमेट्रिक के केस में हमारे पास n इंटू एन माइनस वन ओवर टू होते हैं, और सिमेट्रिक के केस में n इंटू एन प्लस वन ओवर टू होते हैं। तो जैसे मैंने, इसलिए ये अब हमारी तीसरी कंडीशन जब आप आ जाए कि किसी टेंसर में अगर इस तरह सिमेट्रीज हों, कोई इंडिसेस, दो इंडिसेस सिमेट्रिक हों, दो एंटी सिमेट्रिक हों, तो उनके लिए फिर आप इस तरीके से ये काम करते होते हैं कि अगर अंडरलाइंग सिमेट्रीज हों तो नंबर ऑफ जो इंडिपेंडेंट एलिमेंट्स होते हैं वो थोड़े कम हो जाते हैं। तो ये हमारे उस टॉपिक का एंड होता है, नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट एलिमेंट्स वाले टॉपिक का। और चलिए अब हम एक और टॉपिक की तरफ चलते हैं, इररिड्यूसिबल डिकम्पोजिशन ऑफ टेंसर्स। मगर इररिड्यूसिबल डिकम्पोजिशन करने से पहले मुझे आप लोगों को एक और चीज बतानी पड़ेगी जिसे हम कहते हैं ट्रेस ऑफ सेकेंड रैंक टेंसर्स या ट्रेस ऑफ अ मैट्रिक्स।
एक मैट्रिक्स का ट्रेस क्या होता है? ट्रेस की डेफिनेशन होती है, इट इज द सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स। यानी अगर आपके पास अगर एक मैट्रिक्स है तो वो है T11, T12, T13, T21, T22, T23 और T31, T32, T33। ये आपके पास एक मैट्रिक्स है। तो इसका जो ट्रेस होगा वो डायगोनल एलिमेंट्स, यानी ये जो डायगोनल एलिमेंट्स हैं हमारे पास, इनका सम होगा। यानी अगर मैं इसका ट्रेस निकालूं, उसको ऐसे लिखते हैं ट्रेस ऑफ टी, तो ये हमारे पास होगा T11 प्लस T22 प्लस T33। और अगर मैं आइंस्टाइन नोटेशन में लिखूं तो ये होगा TII। और क्योंकि ये इंडेक्स रिपीट हो रही है, आई रिपीट्स, सो इट्स सम्ड ओवर। यानी ये चीज इसी टोटल चीज के बराबर होगी, T11 प्लस T22 प्लस T33 के ही बराबर होगी। तो इस चीज को हम ट्रेस कहते हैं, डायगोनल एलिमेंट्स का सम करने को। तो मैं इस पर एक एग्जांपल लगाता हूं। फॉर एग्जांपल ट्रेस ऑफ ऑल एंटीसिमेट्रिक मैट्रिसेस इज जीरो। क्योंकि एंटीसिमेट्रिक मैट्रिसेस में क्या होता है, डायगोनल एलिमेंट सारे जीरो होते हैं। तो अगर आप जीरो प्लस जीरो करते भी जाएं तो वो जीरो ही आएगा। तो यानी ट्रेस ऑफ ऑल एंटीसिमेट्रिक मैट्रिसेस को अगर मैं ए से शो करूं, तो कोई भी एंटीसिमेट्रिक मैट्रिक्स हो इन जनरल, तो उसका ट्रेस हमेशा जीरो के बराबर होता है, क्योंकि उसके सारे डायगोनल एलिमेंट्स जीरो होते हैं। अब ये एक एग्जांपल हो गई, एक और एग्जांपल ले लेते हैं। इसमें हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स की एग्जांपल ले लेते हैं। आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ठीक है। अगेन ट्रेस ऑफ आई, ये किस चीज के बराबर होगा? इंडेक्स नोटेशन के अंदर ये होगा क्रोनेकर आई के बराबर, क्योंकि आइडेंटिटी मैट्रिक्स के लिए जो सिंबल यूज किया जाता है वो क्रोनेकर होता है। और ये आइंस्टाइन नोटेशन में लिखा हुआ है, इसको खोलेंगे तो ये क्रोनेकर 1 1 प्लस क्रोनेकर 2 2 आ जाएगा हमारे पास। इसी के साथ हमारे पास आ जाएगा प्लस क्रोनेकर 3 3। और देखिए क्रोनेकर 1 1 भी 1 के बराबर होता है, क्रोनेकर 2 2 भी 1 के बराबर होता है, क्रोनेकर 3 3 भी 1 के बराबर होता है। तो ये 1 + 1 + 1 ये 3 हो जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स की जो ट्रेस होती है वो क्रोनेकर आई के बराबर होती है और वो 3 होती है। तो ये भी एक बड़ा जनरल रिजल्ट है। या अगर आपके पास n डायमेंशनल वो मैट्रिक्स हो, आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो, तो फॉर n डायमेंशंस तो वो दोबारा क्रोनेकर आई लिखेंगे, पर अब जो सम होगा ये 1 1 + 2 2 अप टू n सम होगा, ठीक है। और हर कोई जब एक 1 देगा तो 1 + 1 + अप टू n टाइम्स 1, तो ये n आ जाएगा। तो फॉर n डायमेंशंस हमारे पास जो रिजल्ट आता है वो n आता है, पर ज्यादातर 3 डायमेंशंस वाला ही हमारे पास केस होता है। तो 3 डायमेंशन हमारी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये दो एग्जांपल्स कर ली हमने ट्रेस की, और ट्रेस की डेफिनेशन भी देख ली। अब हम काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक की तरफ चलते हैं, जिसे कहते हैं इररिड्यूसिबल डिकम्पोजिशन ऑफ टेंसर्स। इररिड्यूसिबल डिकम्पोजिशन ऑफ टेंसर्स, ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। तो देखिए अगर मेरे पास एक टेंसर T(i)j हो, तो मैं उसको इस तरह लिख सकता हूँ ना कि 1/2 T(i)j प्लस Tji माइनस 1/2 Tij प्लस 1/2 Tij माइनस Tji। क्या मैं इसको इस तरह लिख सकता हूँ? बिल्कुल मैं इसको इस तरह लिख सकता हूँ, क्योंकि Tij जो है, अगर मैं इसके अंदर मल्टीप्लाई करूँ, इस पूरी चीज को खोल दूं, तो T 1/2 Tij प्लस 1/2 Tji ये हो जाएगा प्लस 1/2 Tij और माइनस 1/2 Tji। और इधर -1/2 प्लस 1/2 वाले से कट जाएगा, इधर 1 to 1 हाफ प्लस 1 हाफ 1 आ जाएगा। तो यहाँ हमारे पास आ जाता है Tij इक्वल्स Tij। तो ये लिखने में कोई हर्ज नहीं है, ठीक है। तो ये लिखना एक बड़ी आम सी बात है, इसको लिखने में इस तरह कोई प्रॉब्लम किसी को नहीं होनी चाहिए। अब जरा इधर गौर से देखें, मैं इस वाले
चीज को गौर से देखता हूँ और इसको मैं एस आई जे कहता हूँ। यानी ये जो मैंने इसका एक पार्ट बनाया है 1/2 टी आई जे प्लस टी जे आई का, इसको मैं एस से रिप्रेजेंट करता हूँ। ठीक है, तो अगर मैं इसे एस से रिप्रेजेंट करूँ तो ये मेरे पास आ जाता है एस आई जे इक्वल्स 1/2 टी आई जे प्लस टी जे आई। ये एस क्या है? ठीक है, इस क्या ये इसमें हम कोई प्रॉपर्टी देख सकते हैं कि सिमेट्रिक है या एंटी सिमेट्रिक है? तो जरा गौर करें। अगर इफ आई रिप्लेस आई विद जे, अगर मैं आई और जे को रिप्लेस करता हूँ तो ये हो जाएगा एस जे आई, और आगे भी जहां जहां आई है वहां वहां मैं जे करता जाऊंगा, तो ये टी जे आई हो जाएगा प्लस टी आई जे हो जाएगा। मगर अगर मैं इसको अब इधर ले जाऊं और उसको उधर ले जाऊं तो ये 1/2 फिर से टी जे आई, सॉरी 1/2 टी आई जे हो जाता है, तो ये 1/2 टी आई जे प्लस 1/2 टी जे आई आ जाएगा, जो कि फिर से पुराने वाला एस आई जे हमारे पास आ गया है। यानी कि एस जे आई जो है वो एस आई जे के बराबर है। इसका मतलब ये वाला जो पार्ट है दिस इज सिमेट्रिक। यानी हमने जो ये जो दो चीजों में इसको डिवाइड किया है, टेंसर को दो चीजों का सम बना के लिख दिया, जो मैंने अपनी तरफ से किया है बिल्कुल, ये मुझे बता रहा है कि हमारे पास ये जो पार्ट है एस आई जे जिसको मैंने कहा है, ये एक सिमेट्रिक पार्ट है इस टेंसर का। अब देखते हैं जो दूसरी चीज हमने बनाई है वो क्या है। अब हम जरा इसकी दूसरी चीज को स्टडी करते हैं, दूसरे पार्ट को, उसको मैं ए आई जे से डिनोट करता हूँ। तो जो हमारे पास ए आई जे वाला पार्ट है, ए आई जे, वो पार्ट हमारे पास किस तरह आ रहा है? हमारे पास ए आई जे वाला पार्ट आ रहा है 1/2 टी आई जे माइनस टी जे आई। ये हमारे पास वो वाला पार्ट है। तो जरा गौर से देखें, अगेन इफ आई रिप्लेस आई विद जे, अगर मैं जे और आई को रिप्लेस करूं तो हमारे पास क्या बनता है? ये आई की जगह हर जगह जे आता रहेगा, ए जे आई इक्वल्स 1/2, तो ऐसे ही रहेगा टी जे आई माइनस टी आई जे। हर जगह मैंने इसको रिप्लेस कर दिया है। अब मैं एक और काम करता हूँ। अब मैं ये काम करता हूँ कि इधर जरा वापस आ जाए, इसको जरा दोबारा देखें। ये जो ए आई जे है, अगर मैं इसमें दोनों तरफ माइनस साइन मल्टीप्लाई कर दूं, यानी इधर भी माइनस साइन आ जाए इधर भी माइनस साइन आ जाएगा, 1/2 टी आई जे माइनस टी जे आई हो जाएगा। तो अगर मैं माइनस साइन को अब इसके अंदर ले जाऊं तो ये मेरे पास आ जाएगा 1/2 आई जे आई के साथ पॉजिटिव साइन आ जाएगा और माइनस टी आई जे आ जाएगा। पर ये क्या चीज है? ये तो हमारे पास यही चीज बनती है, ए जे आई बनता है। इसका मतलब माइनस ए आई जे जो है वो ए जे आई के बराबर है। ये तो वही हमारे पास एंटी सिमेट्री प्रॉपर्टी आ गई है। इसका मतलब ये है कि ये एंटी सिमेट्रिक है, और एंटी सिमेट्रिक का जो ट्रेस होता है वो भी हमेशा जीरो होता है, तो इसका जो ट्रेस है वो भी इसका मतलब जीरो है। जिस चीज का ट्रेस जीरो हो उसको ट्रेसलेस भी कहते हैं। ठीक है, ये भी एक इम्पॉर्टेंट बात है कि जिस भी क्वांटिटी का ट्रेस जीरो हो जाए उसको ट्रेस लेस भी कहते हैं। यानी सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स अगर जीरो हो तो वो चीज ट्रेस लेस होती है। ठीक है, तो हमने जो जो मेन बात ये है कि जो हमने दूसरा पार्ट बनाया है वो क्या है? जो अभी अभी हमने दूसरा पार्ट बिल्ड किया है वो एंटी सिमेट्रिक है। ठीक है, ये वाला जो पार्ट है इसका ए आई जे जिसको मैंने कहा है, ये एंटी सिमेट्रिक है। तो चलिए अब हम इस सब को दोबारा लिखते हैं। मैंने कहा है कि मैं अपने टेंसर को इस तरह लिख सकता हूँ, जिसमें कोई हर्ज नहीं है। ये वापस अगर इसको खोलें तो इसी टेंसर के बराबर है। मैं इसी को लिख सकता हूँ टी आई जे प्लस टी जे आई प्लस 1/2 टी आई जे माइनस टी जे आई। ये बस इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज है जो मैंने इसमें सब्ट्रैक्ट किया है। ठीक है, कि ये इक्वेशन लिखने में इसलिए कोई हर्ज नहीं है क्योंकि ये इक्वेशन टी आई जे के ही बराबर बनती है। पर इस इक्वेशन को लिख के मैंने एक बड़ा इंपॉर्टेंट काम किया कि मैं अब इसे लिख सकता हूँ टी आई जे इक्वल्स एस आई जे, जो कि मैं इस चीज को कह रहा हूँ, और प्लस ए आई जे। और अभी हमने इनकी प्रॉपर्टी स्टडी की है कि ये जो चीज है ये सिमेट्रिक है, और ये जो चीज है ये एक एंटी सिमेट्रिक टेंसर है।
इसका मतलब आप समझ रहे हैं, इसका मतलब ये है कि कोई भी मेरे पास, क्योंकि मैंने टेंसर स्पेसिफाई नहीं है, मेरे पास कोई भी जनरल टेंसर हो, मैं उसे लिख सकता हूँ एज अ सम ऑफ सिमेट्रिक टेंसर्स एंड एंटी सिमेट्रिक टेंसर। मैं उसे एक सिमेट्रिक और एक एंटी सिमेट्रिक टेंसर के सम के बराबर लिख सकता हूँ। पर मैं इसको मजीद डिकम्पोजिशन भी कर सकता हूँ इसकी। वो कैसे? देखिए, एंटी सिमेट्रिक तो वैसे ही ट्रेसलेस होता है, पर क्या मैं एस आई जे में से जो सिमेट्रिक पार्ट है उसमें से इसकी ट्रेस निकाल सकता हूँ? यानी क्या मैं एस आई जे को ट्रेसलेस बना सकता हूँ? एस आई जे को ट्रेसलेस बनाने का ये मतलब है कि क्या मैं ऐसे कर सकता हूँ कि एक और टेंसर बनाऊं, जिसको मैं एस एस के ऊपर ये कह देता हूँ, एस एस हैट कह देता हूँ, चले मैं इसको, नहीं एस बार ही ठीक है, जिसको मैं एस बार कह दूं, जिसको मैं एस बार आई जे कह दूं, जो कि एस आई जे से ही बना हो मगर उसकी ट्रेस जीरो हो। तो मैं इससे क्या ऐसा टेंसर बना सकता हूँ? तो अगर मैं इसको बेहतर अल्फाज में बताने की कोशिश करूं तो, कैन आई मेक ए टेंसर आउट ऑफ एस आई जे that has the property that s bar I is equals to 0? Can I make a tensor s bar ij? यानी क्या मैं एक ऐसा टेंसर s bar ij बना सकता हूँ एस आई जे को यूज करके, जिसके पास ये प्रॉपर्टी हो कि उसका ट्रेस जीरो हो? तो मैं बिल्कुल बना सकता हूँ, और ये मैं अपने, ऐसा आप लोगों को फील होगा कि ये मैंने अपनी जेब से बना लिया है, पर आप देखिएगा कि ये सेंस भी बनाएगा। तो आई एम सॉरी अगर आप लोगों को ये थोड़ा अजीब लगे, पर ये देखिए, ये जो एस आई जे होगा ये फिर बराबर होना चाहिए एस आई जे के -1/3 ट्रेस ऑफ एस, क्योंकि मुझे ट्रेस इसमें से निकालना है, -1/3। और आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि ट्रेस ऑफ एस जो है वो एस आई के बराबर है। तो क्योंकि मैं चाहता हूँ कि एस बार आई जे जो है वो मैं एस आई जे से ही बनाऊं और इस तरह बनाऊं कि इसकी ट्रेस जीरो हो, तो इसको बनाने का ये यही तरीका है कि मैं लिख दूं इसको इस फॉर्म में कि एस आई जे की जो फॉर्म होनी चाहिए वो ये फॉर्म होनी चाहिए, एस आई जे -1/3 क्रोनेकर आई जे। ये फॉर्म, अब ये कहाँ से आई है ये जानना जरूरी नहीं है, पर हम इसको चेक कर सकते हैं, इसको मैं चेक कर सकता हूँ। तो लेट्स चेक इट। अगर मैं इसको चेक करूँ तो देखें, अगर मैं दोनों तरफ ट्रेस ले लूँ, यानी दोनों तरफ इंडिसेस कॉन्ट्रैक्ट कर दूं, तो टेकिंग ट्रेस ऑन बोथ साइड्स, ट्रेस ऑन बोथ साइड्स, तो ये हमारे पास एस बार आई आई हो जाएगा, ये एस आई आई हो जाएगा, ये आएगा -1/3 ट्रेस ऑफ एस, और ये क्रोनेकर आई आई हो जाएगा। ठीक है, और हमें ये पता है, अभी अभी हमने पीछे देखा था कि क्रोनेकर आई आई 3 के बराबर होता है। तो एस बार आई आई इक्वल्स एस आई आई -1/3 इंटू ट्रेस ऑफ एस इंटू 3। यहाँ पर 3 से कैंसिल हो जाएगा, और एस बार आई आई जो हमारे पास आएगा ये आएगा एस आई आई माइनस ट्रेस ऑफ एस। ठीक है, पर ट्रेस ऑफ एस कुछ भी नहीं होता, वो खुद भी एस आई आई के बराबर होता है, तो ये एस आई आई माइनस एस आई आई आ जाएगा और ये 0 के बराबर हो जाएगा। तो यानी हमने प्रूव कर दिया कि जो हमने एस बार बनाया है, हम एस आई जे को यूज करके एक ऐसा टेंसर बना सकते हैं जिसकी ट्रेस जीरो हो, यानी जो ट्रेसलेस हो, जो ये प्रॉपर्टी फॉलो करता हो। तो अब ये मैं ऊपर किस तरह लिख सकता हूँ? ऊपर जो मेरी फाइनल इक्वेशन है टी आई जे की, मैं इसको किस तरह लिख सकता हूँ? तो ये बड़ा आसान है ये लिखना। अभी देखिए, मैंने एस बार आई जे को किस तरह डिफाइन किया है, वो बराबर है एस आई जे -1/3 ट्रेस ऑफ एस क्रोनेकर आई जे के। तो मैं अपनी वही पिछली इक्वेशन लेता हूँ वापस। तो मेरी जो पिछली इक्वेशन थी वो, उसमें मैंने आपको कहा है कि मैं एक टेंसर को डिकम्पोज कर सकता हूँ एक सिमेट्रिक टेंसर में प्लस एक एंटी सिमेट्रिक टेंसर में। अगर मैं इसको इस तरह लिखूं कि एस आई जे प्लस ए आई जे, और इसमें मैं ऐड भी कर दूं 1/3 ट्रेस ऑफ एस इंटू क्रोनेकर आई जे, और इसमें से मैं सब्ट्रैक्ट भी कर दूं 1/3 ट्रेस ऑफ एस इंटू क्रोनेकर आई जे, तो ये तो जीरो ही मैंने ऐड किया है, तो इससे कोई फर्क तो नहीं पड़ता।
पर मैं एस आई जे को कंबाइन कर देता हूं इसके साथ, तो ये हो जाएगा एस आई जे -1/3 ट्रेस ऑफ एस क्रोनेकर आई जे, इसको मैं ब्रैकेट्स में लिख देता हूँ, प्लस ए आई जे, और यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा +1/3 ट्रेस ऑफ एस आई जे। ठीक हो गया। अब क्या होगा, ये तो हमारे पास एस बार आई जे के ही बराबर है, इसी तरह हमने एस बार आई जे को डिफाइन किया था, तो ये हमारे पास एस बार आई जे आ जाएगा, प्लस ए आई जे आ जाएगा, +1/3 ट्रेस ऑफ एस क्रोनेकर आई जे आ जाएगा। ठीक है, तो ये है हमारे टेंसर की इररिड्यूसिबल डीकॉम्पोजिशन। इसका मतलब है कि हम अपने टेंसर को डिकम्पोज कर सकते हैं, तोड़ सकते हैं एक सिमेट्रिक ट्रेसलेस टेंसर में। ठीक है, प्लस एक एंटी सिमेट्रिक ट्रेसलेस टेंसर में, एंटी सिमेट्रिक तो होती ट्रेसलेस है तो उसको लिए लिखना जरूरी नहीं है, एंटी सिमेट्रिक टेंसर में, प्लस एक ऐसे टेंसर में जो इसकी ट्रेस कैरी करता है, उसको मैं ट्रेस ही कह देता हूँ, प्लस द ट्रेस। यानी हम एक टेंसर को लिख सकते हैं, एक 2 इंडेक्स टेंसर को लिख सकते हैं एज अ सम ऑफ 3 थिंग्स, एक सिमेट्रिक ट्रेसलेस टेंसर, एक एंटी सिमेट्रिक टेंसर और एक ट्रेस टेंसर के बराबर है। ठीक है, ये काम कब आएगा ये आप आगे फिजिक्स में देखेंगे कि ये कहाँ काम आता है। बिल्कुल जैसे एक वेक्टर को मुख्तलिफ चीजों में बेसिस के अंदर लिखना इंपॉर्टेंट होता है, उसी तरह एक टेंसर को भी इन टुकड़ों के अंदर लिखना इंपॉर्टेंट होता है।